हेलो डियर हस्बैंड, वेलकम टू एजुकेशन विद डिवीजन। और आज एक महान विचारक, महान दार्शनिक, मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरु, मॉडर्न बुद्ध कहे जाने वाले जिड्डू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी को देखेंगे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर। अगर मॉडर्न फिलॉसफी को आप पढ़ोगे, कौन सा फिलोसोफर सबसे ज्यादा तार्किक है, सबसे ज्यादा गहरे विचार रखने वाला है, वो है जिड्डू कृष्णमूर्ति। इनको तो ऐसे भी कहा जाता है कि ये मॉडर्न बुद्ध है। इनको प्रिपेयर किया गया था, इनको चैनल बनाया गया था कि बुद्ध जैसा एटीट्यूड, बुद्ध जैसा पर्सनैलिटी इनके भीतर डेवलप हो। वेबस्टर लीडर बीटर तो ऐसे बताते हैं कि इनको जब इन्होंने बचपन में देख लिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का ऑरा इनको दिखाई दिया। इनको क्लैरवॉयंस होता था। वेबस्टर लीडर बीटर को क्लैरवॉयंस होता था। किसी को ये देख के अनुभूति कर लेते थे कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कैलिबर क्या है। और जब इन्होंने जिड्डू कृष्णमूर्ति को देखा, बचपन में देखा, तो इनको इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्स का एहसास हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर का एहसास हुआ। और उसी दिन से उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि ये बच्चा भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, ये विश्व गुरु बनेगा, यह विश्व का सबसे बड़ा फिलोसोफर बनेगा, सबसे बड़ा दार्शनिक बनेगा। यही है मॉडर्न बुद्ध। इनके फिलोसॉफी, इनके ज्ञान, इनके गहराई इतना ज्यादा होगा कि ये सारे विश्व में कॉन्कर करेगा अपने ज्ञान के द्वारा, थ्रू अपने फिलॉसफी के द्वारा, थ्रू अपने रिलीजन के द्वारा। इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी इनको अडॉप्ट करके इनको बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग के द्वारा इनको और भी बेटर 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 करते हैं, ताकि ये वर्ल्ड लीडर्स बन पाए, वर्ल्ड स्पिरिचुअल गुरु बन पाए। ओके, ऐसे एक महान विचारक को हम आज पढ़ेंगे जो कि है जिड्डू कृष्णमूर्ति। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कृष्णमूर्ति को हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं के ही एक कोट से। वो कहते थे, ट्रूथ कैन नॉट बी गिवन टू यू बाय समबडी। कोई आपको सत्य दे ही नहीं सकता, सत्य की मार्ग कोई आपको बता ही नहीं सकता। ना कोई स्पिरिचुअलिटी, ना कोई स्पिरिचुअल बुक, ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन। नो वन कैन लीड यू टुवर्ड्स द ट्रूथ। ट्रूथ का कोई पाथ ही नहीं होता। आगे चल के जो एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, वहां पर भी वो कहते हैं ट्रूथ हैज नो पाथ। कोई डेफिनाइट पाथ है ही नहीं। अगर कोई धर्म बता रहा है आपको ट्रूथ का मार्ग दो, वो कहीं ना कहीं धर्म के चंगुल में आपको फंसा देगा, क्योंकि आप जाते 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 कहाँ पहुंचोगे, वही धर्म के कोई कोर आइडियोलॉजी, कोर फिलोसफी, कोर थिंकिंग में पहुंच जाओगे, लेकिन सत्य की तरफ जा ही नहीं सकते। ट्रूथ हैज नो पाथ। इसीलिए ये कह रहे हैं, ट्रूथ कैन नॉट बी गिवन टू यू बाय समबडी। कोई आपको ट्रूथ दिखा ही नहीं सकता, ट्रूथ के मार्ग में ले ही नहीं सकता। यू हैव टू डिस्कवर इट। कोई आपको सत्य नहीं देगा, कोई आपको सत्य के मार्ग में लेके नहीं चलेगा। आपको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू डिस्कवर इट, टू फाइंड इट, टू नो इट। आपको खुद को झोंकना पड़ेगा। अगर आपको सत्य पाना है तो यू हैव टू सर्च इट, यू हैव टू डिस्कवर इट। और उसको डिस्कवर करने के लिए वो बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी ए स्टेट ऑफ माइंड इन व्हिच देयर इज डायरेक्ट परसेप्शंस। परसेप्शंस के द्वारा ही आप वहां तक पहुंच सकते हो, अनुभूति के द्वारा आप पहुंच सकते हो। अनुभूति अगर आपके पास हो गया तो देयर इज नो लैंग्वेज टू बी नीडेड, नो एक्सप्लेनेशन टू बी नीडेड, नो ways to be needed. That experience, that perceptions is your asset. ओके, अगर आप इस कोट को एसएसबी एस्पिरेंट के हिसाब से देखो, या फिर नेट एस्पिरेंट के हिसाब से देखो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं उसी के हिसाब से देखोगे, तो क्या कह रहे हैं ये, ट्रूथ कैन नॉट बी गिवन टू यू बाय समबडी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको खुद को झोंकना पड़ेगा सत्य को पाने के लिए, यानी कि जॉब को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई डीबी सर आपको एसएसबी जॉब दिला नहीं सकते, कोई बुक्स आपको नहीं दिला सकता, कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी आपको जॉब दिला ही नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू लर्न, यू वांट टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। जितना आप अपने आप को झोंकते जाओगे, जितना आप खुद को सक्षम बनाते जाओगे, जितना आप खुद को ज्ञान से भरपूर करते जाओगे, आपके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द जॉब, दैट विल
विल डिक्रीज, डेट विल डिक्रीज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया जितना जितना आप ज्ञान की चढ़ाई चढ़ते जाओगे, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है आपका और ये जॉब का, ये डिस्टेंस उतना उतना कम होता जाएगा। आप जॉब के नज़दीक नज़दीक होते जाओगे। नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर एम एंड अचीव योर डिज़ायर। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। मुझे बेहतर पढ़ाई पढ़ना है, मुझे बेहतर ज्ञान प्राप्त करना है और इस ज्ञान के आधार से ही मुझे ये जॉब मिलेगा। इसीलिए आप खुद को झोंक देना है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन उनके लाइफ स्केच से, ताकि उनकी फिलॉसफी को हम बेहतर में समझ पाए। ओके, तो उनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले गांव में 1895, 11 में 1895 में जन्म हुआ है। ओके, लेकिन उनका जब 10 ईयर हो रहा था उनका मदर का डेथ हो गया और उनके चलते अगर आप देखोगे कि उनके फादर जो थे, फादर क्या किए, 1909 में एडियर चले आए, एडियर और वहाँ पर इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे एनी बेसेंट और एनी बेसेंट के संस्पर्श में आए कृष्णमूर्ति। ओके, और कृष्णमूर्ति का जो कैरेक्टर है, कृष्णमूर्ति का जो आइडियोलॉजी है, कृष्णमूर्ति का जो थिंकिंग है, उसको सेव करने में सबसे बड़ी भूमिका जिसकी थी वो थे एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के चलते जिड्डू कृष्णमूर्ति और उनके भाई जो थे नित्यानंद जिनको कहा जाता है, वो इंग्लैंड गए 1911 को। ओके, और वहाँ पर वो स्टडी किए बहुत सारे फिलॉसफी के, बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे आइडियोलॉजी के, और उसके चलते वो एक बहुत ही बड़े विचारक बन पाए। ओके, पहले तो उनका जो आइडियोलॉजी था, फिलॉसफी था, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमता था, लेकिन बाद में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर भी अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स देना शुरू कर दिया। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर, जो कि 1928 में स्थापित हुआ है। ओके, और इनका जो बुक है एजुकेशन एज सर्विस, इन्होंने 1912 में बहुत ही छोटे एज में लिख दिया और वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आइडियल स्कूल क्या है, ये सारा कुछ इन्होंने इस बुक्स के जरिए दुनिया को बताया। ओके, तो वहाँ से ही पता चल गया कि ये बहुत ही बड़े थिंकर होने वाले हैं, बहुत ही बड़े दार्शनिक होने वाले हैं, जो कि सारे विश्व में ज्ञान की डंका बजाने वाले हैं। ओके, तो क्या है उनका फिलॉसफी वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फिलॉसफी ज़्यादातर एक बहुत ही फ्री थिंकर है, कोई भी रूढ़िवादी परंपरा या फिर रूढ़िवादी थिंकिंग या फिर रूढ़िवादी आइडियोलॉजी को वो मानने वाले नहीं है, टोटली रिजेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है, बहुत ही हाई लेवल के थिंकर है, बहुत ही तार्किक विचारक है जिड्डू कृष्णमूर्ति। वे सीधे रिफ्यूज करेंगे ऐसे बिलीफ को, ऐसे सिस्टम को जो कि समाज के ऊपर हावी होके समाज को और बुरा करते जा रहा है। ओके, तो ये मानते थे दुनिया में जो दुख है, दुनिया में जो सफरिंग है, सफरिंग से निकलने का एक ही मार्ग है कि इंडिविजुअल को हम ट्रांसफर कर दे। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन है। अगर आप खुद को परिवर्तन कर लिए, आप खुद को बदल लिए, तो अपने आप विश्व बदल जाएगा, विश्व का नज़ारा बदल जाएगा, नज़ारे बदल जाएंगे। ओके, इसीलिए उनका जो संदेश था मानवता के लिए, उनका क्या संदेश था? फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हम क्यों है इस दुनिया में, हमारा एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, उसको आपने समझ लिया तो एक बेहतर लाइफ की आप परिकल्पना कर सकते हो, एक बेहतर दिशा की तरफ आप खुद को डायरेक्ट कर सकते हो। एक बेहतर जिंदगी के लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा? अपनी एग्जिस्टेंस को जानना पड़ेगा, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को जानना पड़ेगा, अपनी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को जानना पड़ेगा। ओके, जब आपको अपनी एग्जिस्टेंस का मालूम हो जाएगा, अपनी पर्पस का मालूम हो जाएगा, तो किसके पीछे दौड़ना है, क्या है राइट पर्पस, क्या है राइट थिंग्स, किसके पीछे दौड़ने से मेरा आत्म उन्नति होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा। इसके चलते आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाओगे, अपनी पोटेंशियलिटी को इंक्रीज कर पाओगे, अपनी लाइफ को आप बेटर सेव कर पाओगे। यही तो भाई लाइफ का अल्टीमेट एम है। दैट इज व्हाट इज एजुकेशन इज, यही तो शिक्षा हमें सिखाता है। ओके, तो क्या है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ जिड्डू कृष्णमूर्ति, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ जिड्डू कृष्णमूर्ति, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये गॉड को मानते थे, सोल को मानते थे, लेकिन धर्म जिस
तरह इंटरप्रेट करता है उसी लहजे से वो नहीं मानते थे। ओके, उनका जो गॉड का व्यू है वो बहुत ही यूनिक है। वो कहते थे लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, क्योंकि हमारे जो गॉड के कॉन्सेप्ट है जितने आप ट्रेडिशनल वे में देखोगे, रिलीजियस वे में देखोगे, ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, जो गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है कहीं ना कहीं हम में वो रूढ़िवादी आइडियोलॉजी इनपुट कर रहा है। क्योंकि आप एक गॉड के बारे में ऐसे डूबते जाओगे, ऐसे डूबते जाओगे कि दूसरे की गॉड को आप एक्सेप्ट करने में असमर्थ होते हो, दूसरे की गॉड को आप रिजेक्ट करते हो। इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते आप में जो लव का फीलिंग्स है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का जो फीलिंग्स है वो सीज हो रहा है। इसीलिए ये व्यू जिड्डू कृष्णमूर्ति को बहुत ही यूनिक बनाता है, बहुत ही खास बनाता है, क्योंकि वो गॉड को तो मानते हैं लेकिन जो ट्रेडिशनल वे में रिलीजियस वाले बता रहे हैं उसको वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी द्वारा, इंडिविजुअल इंक्वायरी द्वारा ही आप रियलिटी को जान सकते हो। कोई बुक्स आपको रियलिटी नहीं बताएगा, कोई धर्म ग्रंथ आपको रियलिटी नहीं बताएगा, कोई धर्माऊ व्यक्ति आपको रियल गॉड के पास नहीं ले जाएगा। आपको खुद इंक्वायरी करना पड़ेगा थ्रू रीजन के द्वारा, थ्रू लॉजिक के द्वारा। ओके, ये कहना था जिड्डू कृष्णमूर्ति का। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति के हिसाब से क्या है रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये तो कन्वेंशनल मेथड को क्या करते हैं, टोटली रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ये कहते हैं ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट रिलीजियन में है ना, ये डॉगमास क्रिएट करने वाले, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, गॉड के प्रति फियर क्रिएट करने वाले ये सारे के सारे आइडियोलॉजी है। ये कहते हैं कोई भी रिचुअल्स, कोई भी बिलीफ, कोई भी इंटरमीडिएटरीज, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कोई भी साधु सन्यासी, कोई भी पादरी, कोई भी व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं आपको भगवान तक ले जाऊंगा या फिर भगवान की दर्शन कराऊंगा या फिर भगवान का संपूर्ण ज्ञान दूंगा, ये इंटरमीडिएटरीज कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी मंदिर, कोई भी चर्च, कोई भी प्लेसेस हो सकता है, या फिर कोई भी धार्मिक पुस्तक हो सकता है। ये इसके द्वारा कभी भी आप भगवान को पा ही नहीं सकते। तो कोई भी रिचुअल्स के द्वारा, कोई भी बिलीफ्स के द्वारा, कोई भी इंटरमीडिएरीज के द्वारा आप उसको जान ही नहीं सकते। जिड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं आप सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा, आप इंडिविजुअल इंक्वायरी के द्वारा ही उसको जान सकते हो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा उसको जान सकते हो। ये बुद्ध का कॉन्सेप्ट है। बुद्ध क्या कहते थे, अपो दीपो भव, बी द लाइट अनटू योरसेल्फ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपनी प्रकाश स्वयं बनो, खुद का प्रकाश स्वयं बनो, बी द लाइट ऑनटू योरसेल्फ, अपो दीपो भव। तो फिर ये सोल के बारे में क्या कहते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, ये जो कन्वेंशनल सोल के जो कॉन्सेप्ट वगैरह धर्म में है वो भी इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जितना भी ट्रेडिशनल मेथड है ना उनको सारे को ये रिजेक्ट करते हैं। ओके, और ये क्या कहते हैं, ये जो धर्म में लिखा हुआ है ना इमोर्टालिटी का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये सारा कुछ को ये क्या करते हैं, ये सारा कुछ को ये डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये सोल को किस लेवल पे देखते हैं, ये कहते हैं सोल इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट। ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। सोल का एग्जिस्टेंस तो मानते हैं लेकिन धर्म में जैसे माना गया है, इमोर्टालिटी के आधार पर जैसे माना गया है, जैसे उसको ये नहीं मानते हैं, टोटली इसको ये रिजेक्ट करते हैं। ओके, और इनका जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है, ये कहते हैं कि ट्रू इनसाइट और फ्रीडम कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, जब आप खुद को देखोगे, जब आप खुद को जानोगे। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, वो बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो नोन है, जो नोन है उसको आप देखते 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 उससे बियॉन्ड हो जाओगे। यानी कि आप बॉडी को देखते रहो, बॉडी को देखते 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 आप बॉडी से पार चले जाओगे, बॉडी को चलाने वाला उस सत्ता को आप जान पाओगे। यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स को आप देखते 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 थॉट से बियॉन्ड चले जाओगे। ये बहुत ही गहरे विचार की बात कर रहे हैं आप। अगर इनके जो मेडिटेशन टेक्निक वगैरह होता है ना, वो थॉटलेसनेस की कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। थॉटलेसनेस, ऐसी एक स्टेज आता है जब हम थॉट से भी परे चले जाते हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा वहाँ पर जो सिखाया जाता है, वहाँ पर एक बहुत ही अलग लेवल का बहुत ही हाई लेवल का मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो क्या है वो, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। यानी कि वो कौन सी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इनसाइट की, फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम फ्रॉम द नोन बुक से बहुत कुछ आइडियोलॉजी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहती है, दुनिया को किस रूप में देखना चाहती है।
चाहते हैं। ये जो बता रहे हैं, जितना आप सेल्फ इंक्वायरी में डूबते जाओगे, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जितना जितना जाते जाओगे, जितना आप डीप लेवल की इंक्वायरी खुद के रिगार्डिंग करते जाओगे, आप धीरे धीरे देखोगे कि आप इसी नोन की दुनिया से बियॉन्ड जा रहे हो, अपनी लिमिटेशन से आप बियॉन्ड जा रहे हो, आप इंडिविजुअल लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हो, यानी कि आप उस हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपके अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको ही वो कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसीलिए जिड्डू कृष्णमूर्ति का टीचिंग बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है। इनके टीचिंग किसके ऊपर ग्राउंडेड है? ये जो गॉड हो गया, सोल हो गया, इसके ऊपर बहुत सारा जो डॉगमास क्रिएट है, उस डॉगमास जो मन में आ रहे हैं, जो माइंड को लोअर लेवल में ले रहे हैं या फिर कंडीशन बना रहे हैं, उस डॉगमास से, उस कंस्ट्रेंट से उसको ऊपर उठाने की ये बात करेंगे, ये फ्रीडम की बात करेंगे। ओके, और सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट है ये है उनका, ये कोई भी स्पेसिफिक डेइटी या फिर फोर्स या फिर कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी को नहीं मानते जो कि ये सारे वर्ल्ड को गवर्न कर रहा है। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा अपनी थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ और एक्शंस के द्वारा ये दुनिया को सेव देते हैं। क्योंकि आप जो चिंता कर रहे हो, आप जिस वे में संसार को देखना चाह रहे हो, वही तो आपका फिलोसॉफी है ना, वही तो आपका रियलिटी है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? जिड्डू कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि दुनिया को सेव करने वाले हम खुद हैं। हमारी एक्शंस के द्वारा, बिलीव्स, इमोशन, थॉट्स के द्वारा ही हम अपनी संसार की रचना करते हैं, हमारी खुद की वर्ल्ड की रचना करते हैं। जो वर्ल्ड हमारे अंदर है उसी का रिफ्लेक्शन हम बाहर देखते हैं। ये क्या कहते हैं? ये एक इनर वर्ल्ड की संरचना बता रहे हैं, क्योंकि इनर वर्ल्ड जैसा होगा उसी के नजरिए से हम आउटर वर्ल्ड की निर्माण करेंगे। आप ऐसे सोचो कि जिसके अंदर नफरत होगा, बाहर में उसे नफरत ही दिखाई देगा, जिसके अंदर प्रेम होगा, बाहर उसे प्रेम दिखाई देगा। यानी कि इनर वर्ल्ड जैसा होगा, आउटर वर्ल्ड वैसा होगा। यानी कि हम अपने इमोशन के द्वारा दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी बिलीफ के द्वारा दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी थॉट्स के द्वारा दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। कोई बाह्य फोर्स नहीं है, कोई डेटी नहीं है जो दुनिया का निर्माण कर रहा है। ओके, और ये एक गहरे विचार है। ये कह रहे हैं कोई कोने में बैठ जाना, कोई भक्ति स्थल में बैठ जाना और भक्ति करते रहना, चांटिंग करते रहना, मेडिटेशन करते रहना, ये कोई भी यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि मैन कैसे एग्जिस्ट करता है? मैन एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप के द्वारा, पीपल के द्वारा, थिंग्स के द्वारा, आइडियाज़ के द्वारा। इसीलिए आप एकांत में बैठ के अगर मेडिटेशन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आप संसार से ही कट ऑफ हो रहे हो, आप दुनिया से ही कट ऑफ हो रहे हो। आप एग्जिस्ट कैसे कर रहे हो? आप अपनी सोसाइटी के द्वारा ही तो एग्जिस्ट कर रहे हो। टी है तभी तो आपकी वैल्यू है। सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो आपका क्या वैल्यू रहेगा? रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा तो आपका क्या वैल्यू रहेगा? पीपुल ही नहीं रहेंगे तो आपका क्या वैल्यू रहेगा? इसीलिए ये बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका रिलेशनशिप, पीपुल के साथ कैसा है, कैसा नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर आपको एक्सप्रेस करेगा। फिर थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा वगैरह है, इसको ये डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कर्मा वगैरह है कहीं ना कहीं हमको क्या करता है? बहुत सारे लिमिटेशन में बाइंड कर देता है, बांध देता है। ये कर्मा कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर क्रिएट कर रहा है, फियर अबाउट द पास्ट और फियर अबाउट द फ्यूचर। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ये मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ऐसा हुआ था। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं लॉजिक के द्वारा हम खुद की फियर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा खुद का ही क्रिएशन है, फियर हमारा खुद का ही क्रिएशन है। और क्यों क्रिएट हो रहा है? कर्मा के चलते। कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में, हमारे लाइफ में आ चुका है, इसीलिए हम फियर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अगर हट जाएगा तो हम फ्रीडम पा लेंगे, यानी कि फियर से परे चले जाएंगे, यानी कि टोटल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं कर्मा एक डॉगमाज है, इसको ये रिजेक्ट करते हैं। ओके, फिर नॉलेज के आधार पे क्या कहते हैं? व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ नॉलेज एज पर जिड्डू कृष्णमूर्ति, या फिर एपिस्टोमोलॉजी क्या है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। ओके, जिड्डू कृष्णमूर्ति कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। ट्रू नॉलेज क्या है? ट्रू नॉलेज कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा जो आपको प्राप्त होगा वही रियल नॉलेज है। अपने आप में जो आप खुद को देखोगे, सेल्फ अवेयरनेस के रूप में जब आप खुद को जानोगे, वही वास्तव
में रियल नॉलेज है। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वही एक्सपीरियंस ही सबसे हाईएस्ट लेवल का नॉलेज है, क्योंकि यह एक्सपीरियंस कहीं बुक पर आपको नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति आपको बता नहीं सकेगा। जैसे कहते हैं ना, गूंगे का गुड़, एक गूंगा है उसने कभी गुड़ खाया ही नहीं है, अब वो पहली बार गुड़ खा रहा है, वो मिठास का वो अनुभव कर रहा है, लेकिन वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो तो गूंगा है ना। इसीलिए ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज भी ऐसा ही है, ये गूंगे का गुड़ जैसा ही। आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो आपको ही मालूम है कि ये क्या है, ये कितना गहरा है, लेकिन ये आप खुद एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, या कोई एक्सप्रेस कर रहा है तो वो भी डिफॉर्म हो जाएगा, वो भी इधर उधर हो जाएगा, वहीं पर भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो जाएगा, कुछ थॉट्स आ जाएगा, कुछ वर्ड आ जाएगा और इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए ये किसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस या फिर सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, तो ये कौन से मेथड को ज़्यादा मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर सेल्फ नॉलेज जैसे कि हम इनसाइट के द्वारा या फिर इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा हम नॉलेज को पा सकते हैं। ओके, फिर जिड्डू कृष्णमूर्ति नॉलेज को क्या करते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज हो गया, साइंटिफिक नॉलेज का मतलब हो गया जब हम बहुत सारे फैक्ट्स को बेटर एनालाइज करके रियल नॉलेज को प्राप्त करते हैं, उसको वो साइंटिफिक नॉलेज का दर्जा देते हैं। फिर दूसरे टाइप का नॉलेज वो कहते हैं कलेक्टिव नॉलेज, जो कि नेचर के साथ रिलेशन में आने से हमको पता चलता है। और लास्ट जो नॉलेज है, सबसे जो हाईएस्ट वो बताते हैं, वो है इंडिविजुअल नॉलेज, यानी कि इनर नॉलेज, यानी कि सेल्फ का नॉलेज, यानी कि खुद का नॉलेज। ओके, फिर जिड्डू कृष्णमूर्ति ज्ञान मीमांसा के बारे में क्या कहते हैं, व्हाट इज द एक्जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कृष्णमूर्ति। ओके, ये आर्गुमेंट करते हैं ट्रूथ डज नॉट रिसाइड इन डार्क प्रीमाइसेस ऑफ टेम्पल, नॉर इन द लाइट प्लेसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, नॉर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर और कस्टम और कन्वेंशन। आई मेंटेन दैट ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। ये बहुत ही गहरे विचार है। ये क्या बता रहे, ये बता रहे हैं सत्य आपको कहीं भी ये मंदिरों में नहीं मिलेगा, कोई चर्च में नहीं मिलेगा, कोई गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा, कोई धार्मिक स्थलों में आपको सत्य मिलेगा ही नहीं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, कोई स्क्रिप्चर में, कोई कस्टम में, कोई ट्रेडिशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक पाथलेस लैंड है। इसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कोई भी रास्ता उसी की तरफ नहीं जाता। अगर कोई धर्माऊ व्यक्ति बता रहा है, रिलीजियस स्क्रिप्चर आपको उस तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, कोई रिलीजन आपको अगर इस तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके चलते आप जाओगे बहुत दूर, लेकिन जाते जाते लास्ट में आपको क्या मिलेगा, वही स्क्रिप्चर का, वही रिलीजन का कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी आपके हाथों में आएगा। आप कभी भी उस ट्रूथ को पा नहीं सकते। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, पाथलेस लैंड। ओके, और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं, यू कैन नॉट अप्रोच इट बाय एनी पाथ व्हाटसोएवर, बाय एनी रिलीजन, बाय एनी सेक्ट। कोई भी रिलीजन आपको सत्य की तरफ ले ही नहीं सकता। ओके, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति के हिसाब से रिलीजियस क्या है, धार्मिक क्या है, धार्मिक होना मतलब हो गया गॉड और रिलीजियस थॉट से परे चले जाना। व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम गॉड एंड सोल एंड अदर रिलीजियस कॉन्सेप्ट, उसको ही हम कहेंगे रिलीजियस, यानी कि धर्माऊ। क्योंकि गॉड हमारे अंदर क्या कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। गॉड इज द इल्यूजन। जिड्डू कृष्णमूर्ति के फिलॉसफी को पढ़ोगे, फिलॉसफी क्या बताता है, इनके फिलॉसफी ज़्यादातर फ्रीडम की बात करता है। इनका जो बुक्स वगैरह भी है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम के ऊपर ये ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि जो सारे धर्म की भावनाएं हैं, जो सारे गॉड के, सोल के, रिलीजन के कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में डॉगमास क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसके चलते हमारे अंदर बहुत सारे फियर का निर्माण होता है। और इस फियर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, और धर्माऊ बनते जाते हैं। हमारे अंदर ये धर्म की भावनाएं ही होप क्रिएट करता है, और इसके चलते हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उस फियर को और बढ़ाते जाते हैं। फियर कभी दूर होता नहीं, बल्कि हमारा खुद का बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। हमारे अंदर जो फ्रीडम की भावना थी, हमारे अंदर जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ माइंड होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए ये क्या कहते हैं, फियर से आपको ऊपर उठना है, फ्रीडम फ्रॉम द फियर की ये बात करेंगे। ओके, और जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या कहेंगे, ये कहेंगे व्हेन आवर हार्ट इज फील्ड विथ लव देयर इज नो नीड टू सर्च एनी गॉड एनीमोर, बिकॉज लव इज गॉड। प्रेम ही तो वास्तव में भगवान है। प्रेम को वो भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे गांधी जी देखते थे ट्रूथ इज गॉड, ये
लिए लव इज गॉड कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज एजुकेशन एज पर जिड्डू कृष्णमूर्ति। जिड्डू कृष्णमूर्ति के हिसाब से एजुकेशन क्या है व शिक्षा क्या है वो भी थोड़ा दे लेते हैं। इनका जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, इनका बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि एक बुक है एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। यहाँ से ही आपको एजुकेशन का आइडिया, उनके थॉट्स वगैरह पता चलेंगे। ओके, ये कहते थे एजुकेशनल मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ओके, ये नॉन मैकेनिकल होना चाहिए। ओके, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? जिड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं रियल लर्निंग क्या है? रियल लर्निंग है खुद को जान लेना, कि जो बंधन है सारे बंधनों से खुद को ऊपर उठा लेना, यही रियल लर्निंग है। लेकिन अभी जो मॉडर्न एज चल रहा है, ये किस तरफ झुक रहा है? ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ झुक रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस, और ये कॉम्पिटिटिवनेस के चलते हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को सीखने की कला विकसित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको क्या बना रहे हैं? मशीन बना रहे हैं, रटा रहे हैं, रूट मेमोराइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा उनको हम क्या कर रहे हैं? क्रेमिंग करने की कोशिश करा रहे हैं। बच्चा खुद जब लर्न करेगा, बच्चा जब खुद एक्सप्लोर करेगा, सेल्फ इंक्वायरी मेथड में जितना जितना बच्चा आगे बढ़ेगा, उतना वो ज़्यादा कॉम्पिटेबल होगा, उतना वो बेहतर कर पाएगा इन देयर लाइफ। ओके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम बच्चों को मशीन्स बना रहे हैं। हम घोड़े नहीं है, हम घोड़े को जैसे ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके उनको दौड़ाते हैं और उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाने की कोशिश कराते हैं। बच्चों को भी हम ठीक वैसे ही कर रहे हैं। हम उनके अंदर नॉलेज को ठूंस रहे हैं, यानी कि नॉलेज को इम्प्लांट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उनको क्या कर रहे हैं? ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फर्स्ट आने की, रैंक लाने की हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसके चलते वो रियल लर्निंग से कोसों दूर जा रहे हैं। इसका रेपोकर्सन क्या होगा? बच्चे अपनी फ्रीडम से बहुत दूर चले जाएंगे, एक मैकेनिकल वे में जिएंगे, एक मैकेनिकल लाइफ जीते जीते वो लाइफ से उब जाएंगे। इसीलिए जिड्डू कृष्णमूर्ति ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इसको सीज करने के लिए कहते हैं टू सीज सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ऐसे कॉम्पिटिटिव आइडियाज को टोटली बैन कर दो, टोटली खत्म कर दो। ओके, तो फिर एम ऑफ एजुकेशन एज पर जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या है? जिड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एजुकेशन का सबसे बड़ा काम है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी या फिर होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना। ओके, इसके साथ साथ बच्चे अपने अंदर जो टैलेंट है, हिडन पोटेंशियल जो है, उस पोटेंशियल को भी डिस्कवर कर पाए। ये भी काम किसका है? ये भी काम एजुकेशन का है। और सबसे बड़ा काम जो है एजुकेशन का, वो बच्चों के मन में फ्रीडम की भावना सृष्टि करना, इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ ले जाना, ये सबसे बड़ा काम है, ताकि बच्चे रूढ़िवादी न बन जाए, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट कर पाए, सारे लिमिटेशन से ऊपर उठ पाए। ओके, और एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि जिड्डू कृष्णमूर्ति हमें एक सोशल बीइंग के हिसाब से देखते हैं, इसीलिए वो कहते हैं एजुकेशन का काम है हमारे अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना, सो दैट हम दुनिया को लव के नज़र से, कंपैशन के नज़र से देख पाए। ओके, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्कूल का सबसे बड़ा काम क्या होगा? बच्चों को समझ पाना, बच्चों के अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ है उसको बेहतर कर पाना, या फिर बच्चों के अंदर जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को ब्रेक करने की कला सिखाना, ये सबसे बड़ा काम होना चाहिए स्कूल का। और उसके चलते कोरिकुलम में भी ऐसी सिस्टम डेवलप होना चाहिए। जिड्डू कृष्णमूर्ति अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से या फिर अपने फिलॉसफी के हिसाब से ना केवल इंडिया में बल्कि अबोर्ड भी अपने स्कूल खोले हैं। ओके, और अगर करिकुलम की हम बात करें तो ये स्कूल में ज़्यादातर आप देखोगे कि ज़्यादा फ्रीडम की बात किया जाएगा, फ्रीडम के ऊपर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं, नेचुरल लिविंग के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, जैसे एक्टिविटीज़ लाइक क्राफ्ट हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ड्रामेटिक, डिबेट, स्पोर्ट्स, योगा, स्विमिंग, गार्डनिंग, एथलीट्स, ऐसे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ये ज़्यादा रिलाई करते हैं। यही सारा कोरिकुलम का पार्ट है। ये तो ऐसे भी कहते थे कृष्णमूर्ति कि बुकिश नॉलेज को ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्डेम करते थे, बुकिश नॉलेज को ये बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे, इसीलिए कोई भी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, फिर हो गया मेथड ऑफ टीचिंग। कौन से मेथड के बारे में ये कहते हैं? ओके, सबसे बड़ा
दूसरा मेथड जो मानते थे जिड्डो कृष्णमूर्ति, ये हो गया क्वेश्चंस आंसर मेथड। फिर दूसरा मेथड जो ये बताते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रीडम फ्रॉम द नोन में क्या था, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते 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 आप उसके लिमिटेशन से परे चले जाओगे। ये बहुत ही बड़ा मेथड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है इन कृष्णमूर्ति's फिलॉसफी। फिर ये क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ एंड फील्ड विजिट की बात करते हैं, क्योंकि फील्ड विजिट करने से भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे अंदर आते हैं। ओके, फिर जिड्डो कृष्णमूर्ति कहते हैं एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के द्वारा भी हम टीचिंग कर सकते हैं। ओके, फिर डिसिप्लिन के बारे में जिड्डो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। जैसे कि हमने जिड्डो कृष्णमूर्ति का फिलॉसफी को भी देखा कि ये टोटल फ्रीडम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनका जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन हो गया, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन हो गया, या फिर द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, ये सारे के सारे फ्रीडम के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, ये सारे के सारे फ्रीडम के ऊपर ही बेस्ड है, इसीलिए ये फ्रीडम की बात करेंगे, यानी कि ये ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन को मना करेंगे, या फिर ये जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है ये इसके अगेंस्ट है। ओके, कृष्णमूर्ति तो ऐसे भी कंडेम करते हैं कि बच्चों को अगर कंट्रोल करना है तो क्या कर दो, उनको डिसिप्लिन सिखा दो। डिसिप्लिन सिखा देने से वो अपने आप में कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आप मैकेनिकल बना रहे हो, ये आप मशीन बना रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों में फ्रीडम होगा, जितना ज़्यादा बच्चे फ्री होंगे, उतना बेहतर वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतने ज़्यादा बेहतर वो सीख पाएंगे। अगर आपने वो डिसिप्लिन सिखा दिया, उनको मैकेनिकल बना दिया, तो वो खुद को और एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। वो एक मैकेनिकल वे में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि सबसे बड़ा लॉस है बच्चे का। फिर जिड्डो कृष्णमूर्ति टीचर के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक ट्रू टीचर कौन है, जिसके पास ना केवल कंटेंट हो, वो कंटेंट एक्सपर्ट हो, बल्कि वो बच्चों को विजडम की तरफ ले जाए, ट्रूथ की तरफ ले जाए, वही है ट्रू टीचर। ओके, जिड्डो कृष्णमूर्ति का ये जो कोट है, ये सबसे खास कोट है। ये बहुत ही हाई लेवल के थिंकिंग को बताता है। ये क्या बता रहा है, बच्चे मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो डिवाइस ख़राब हो जाता है उसको हम क्विकली रिपेयर कर देते हैं। बच्चों को मैकेनिकल मत बनाओ, वो डिवाइस नहीं है, वो लिविंग बीइंग है, उनके अंदर बहुत सारे भावनाएं हैं, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्प्रेशनेबल है, कभी कभी वो वोलाटाइल भी है। उनको भावनाओं को आपको समझना है, उनके स्ट्रेंथ को आपको समझना है, उनको उनके पोटेंशियल को आपको समझना है, उनको जानना है, साइकोलॉजी को अच्छे से समझना है, ताकि आप उनको बेटर डील कर पाओ, बेटर चैनलाइज कर पाओ, बेटर उनको दिशा दे पाओ। इसीलिए जिड्डो कृष्णमूर्ति कहते हैं एक सक्षम टीचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए, और पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए उसके अंदर, ताकि बच्चों को वो बेहतर डील कर पाए, एफेक्शनेट होके उनको डील कर पाए, लव के साथ उनको डील कर पाए। ओके, फिर स्टूडेंट के बारे में जिड्डो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, फिर जिड्डो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के जो बहुत सारे मैटर्स है, वो हम डिस्कस कर पाए। तो क्या है जिड्डो कृष्णमूर्ति का व्यू रिगार्डिंग स्कूल, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जिड्डो कृष्णमूर्ति जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पर हजारों संख्या के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों को वो बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्कूल होगा वो इंडस्ट्री जैसा होगा, वो बड़े बड़े ऑफिसेस जैसे होंगे, वो बैंक जैसे होंगे। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मैकेनिकल वे में काम होता है, वहाँ रूटीन वर्क होता है, बस लोगों को बस काम कंप्लीट करना है, टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट के चक्कर में काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर इनोवेशन नहीं होगा, वहाँ पर जानने की इच्छा नहीं होगी, वहाँ पर कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी। ओके, और ऐसे जगह पर क्या होगा, ऐसे जगह पर बच्चे अपने आप को एक्सपांड कर ही नहीं पाएंगे, बच्चे फ्रीडम की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, बच्चे अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनको लिमिटेड कर दोगे। जितना ज़्यादा मैकेनिकल बच्चा बनेगा, उतना ही ज़्यादा वो लिमिटेड हो जाएगा, उतना ही वो बाउंडेड हो जाएगा, उतना ही वो चेन में बंध जाएगा।
आएगा। इसीलिए वो क्या सजेस्ट करते थे, अगर स्कूल हो तो बहुत छोटे छोटे स्कूल हो, बहुत छोटे छोटे स्कूल हो, बहुत सारे बच्चे ना हो के कम बच्चे हो, ताकि इंडिविजुअलिटी मेंटेन हो, ताकि हम बच्चों को एक बेहतर तरीके से उनको मोल्ड कर पाए, उनके सारे मैटर्स को डिस्कस कर पाए, एक बेटर दिशा दे पाए। ओके, जिड्डू कृष्णमूर्ति का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ओके, तमिलनाडु के चेन्नई के जो बसंत विहार है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के हेडक्वार्टर है, एक बहुत ही फेमस जगह। बहुत ही चुने गुने ही स्कूल है, भारत में बहुत कम है, फॉरेन में भी बहुत कम ही है। ओके, इनके जो फेमस बुक है, ये सारे फेमस बुक है, आप देख सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आया है, इसको अच्छे से याद करो। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, टोटल फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, ये देखो ज़्यादा फ्रीडम की ये बात कर रहे हैं। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, यू आर द वर्ल्ड, फायर इन द माइंड, ये बहुत ही फेमस बुक है इनका। ज़्यादातर ये फ्रीडम के ऊपर बात करते हैं, यानी कि फ्रीडम को रिलेट करके बहुत सारे बुक्स भी इनके क्वेश्चंस में आते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द नोन तो ये सबसे फेमस बुक है, या फिर फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम भी ये सबसे पॉपुलर बुक है। ओके, इनके जो फेमस कोट है, एक दो कोट हम देख लेते हैं। यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू, कोई बाहर में वर्ल्ड नहीं है, तुम खुद ही दुनिया हो, खुद को आप डिस्कवर कर लो, वर्ल्ड को ऐसे भी जीत लोगे। ओके, सबसे जो फेमस कोट है ये है, ट्रूथ कैन नॉट बी गिवन टू यू बाय समबडी, यू हैव टू डिस्कवर इट। ट्रूथ को कौन डिस्कवर करेगा, खुद डिस्कवर करना है, कोई आपको ट्रूथ नहीं देगा। फिर नेक्स्ट कोट हो गया, इट इज नो यूज सिटिंग इन ए कॉर्नर मेडिटेटिंग अबाउट माई सेल्फ, आई कैन नॉट एग्जिस्ट बाय माई सेल्फ, आई एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशनशिप टू पीपुल, थिंग्स एंड आइडियाज, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये भी बहुत ही फेमस कोट है। आई मेंटेन दैट ट्रूथ व्हिच इज पाथलेस लैंड, जो पाथलेस लैंड है, एंड यू कैन नॉट अप्रोच इट बाय एनी पाथ व्हाटसोएवर, बाय एनी रिलीजन, बाय एनी सेक्ट, किसी धर्म के द्वारा, किसी सेक्ट के द्वारा आप पाथलेस लैंड या फिर ट्रूथ की तरफ जा ही नहीं सकते। ओके, रियल लर्निंग कम्स आउट व्हेन द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है सीज, जब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सीज हो जाएगा, आपको पढ़ने में जब मज़ा आएगा, लर्निंग में जब मज़ा आएगा, लर्निंग में डूबने में जब मज़ा आएगा, तभी आप रियल नॉलेज की लेक्टर को, ज्ञान अमृत को आप प्राप्त कर पाओगे, और कॉम्पिटिटिवनेस में वो अमृत खो जाता है। ओके, नॉट नोइंग इज फ्रीडम, नोइंग इज प्रिजन, ये भी बहुत ही बड़ी टर्म है भाई। जानना भी एक क्या है, जानना भी, अगर आपने जानने के बाद उसके लिए अहंकार पैदा हो गया तो ये भी क्या होगा, प्रिजन क्रिएट करेगा। इसीलिए तो ये कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन भी है, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन भी है, सभी से फ्रीडम, यानी कि टोटल साइलेंस में चले जाना। ओके, फिर इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा होता है, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बात करते हैं, तो इनको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। ऑर्डिनरी पीपल तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे इनके फिलॉसफी को, इनके फिलॉसफी का कोई स्ट्रक्चरल बेस भी नहीं है, और ये डिफिकल्ट टू प्रैक्टिकाबिलिटी है। ओके, फिर लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू जो कि जिड्डू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी से बेस्ड है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द बुक द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, ये है जिड्डू कृष्णमूर्ति का, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। ओके, टोटल फ्रीडम, ये सारे बुक जिड्डू कृष्णमूर्ति के है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा है कि रिलीजन इज द एब्सर्डिटी ऑफ कंडीशनिंग द माइंड, बिलीफ एंड साइन इन द नेम ऑफ ट्रूथ और गॉड। माइंड में एब्सर्डिटी और कंडीशन क्रिएट करने वाला है रिलीजन, ये कहने वाले कौन है, जिड्डू कृष्णमूर्ति। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जिड्डू कृष्णमूर्ति इज, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर ए गुड जॉब, ये तो नहीं होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये शायद हो सकता है, लेकिन क्रिएटिंग ए फ्री एंड हॉस्टाइल ह्यूमन बीइंग एंड सेन सोसाइटी, फ्री एंड हॉस्टाइल, ये तो ज़्यादा होगा। जब दो ऑप्शन आपको राइट लगे, सबसे बेहतर ऑप्शन को आपको चूज करना है, ये होगा सबसे बेहतर ऑप्शन, ये होगा सबसे बेहतर ऑप्शन। ओके, ये तो बहुत ही फेमस कोट है। ओके, किसने कहा है, किसने कहा है कि बच्चों को क्या सोचना है नहीं कहना है, कैसे सोचना है नहीं कहना है, लेकिन अपने बारे में कैसे सोचना है वो सिखाना है। अलाउ हिम टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। ओके, ये कहना है कृष्णमूर्ति का, क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए ये कोट जिड्डू कृष्णमूर्ति का है। ओके,
फिर एक बहुत ही बड़ा कोट है, टेक्नोलॉजिकली वी हैव गॉन वेरी फार एंड साइकोलॉजिकली वी आर वेरी प्रीमेटिव, वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट विद आवर बिलीफ, आवर गॉड्स, आवर सेपरेट नेशनलिटीज। ये डिक्लेरेशन बाय जिड्डू कृष्णमूर्ति। फिर नेक्स्ट कोट हो गया, अकॉर्डिंग टू होम देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। ये एक बहुत ही फेमस कोट है एज पर जिड्डू कृष्णमूर्ति। ओके, ये क्या कह रहे हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि एजुकेशन और फिलॉसफी का कोई रिलेशन नहीं है जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फिलॉसफी क्या कर रहा है, फिलॉसफी रूढ़िवादी परंपराएं सृष्टि कर रहा है, फिलॉसफी डॉगमा क्रिएट कर रहा है। जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो धर्म है या फिर गॉड है, सोल है, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड में डॉगमास क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप इसको एजुकेशन के साथ जोड़ोगे तो एजुकेशन भी डॉगमेटिक हो जाएगा। इसीलिए जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ये बहुत ही फेमस कोट है, इसको अच्छे से याद करो। ये कोट शायद आने वाला है इस साल। ओके, व्हिच बुक इज रिटन बाय जिड्डू कृष्णमूर्ति? फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। इसके साथ साथ क्या है, टोटल फ्रीडम भी इनका एक बुक है। तो ये ऑल द एबव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया जिड्डू कृष्णमूर्ति का टोटल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी। तो ये था यूनिट 1 और इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ